सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। जैसा कि आपने अभी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब को सुना स्टार्ट में कि वो बता रहे हैं कि जी जो पाक रूस ताल्लुकात में खुशगवार तब्दीली देखने में आ सकती, क्योंकि रूसी वज़ीर ख़ारिजा जो कि 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँचे हैं और आप यकीन करें कि 9 साल बाद अगर कोई दौरा करने के लिए पाकिस्तान पहुँचा है रूस से, तो बहुत बड़ी बात है ये। अभी जो 2 रोज़ का दौरा होगा उसमें वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे, वो आर्मी चीफ से मुलाकात करेंगे, वज़ीर ख़ारिजा से उनकी मुलाकात होगी, कौन से अहम अमूर हैं जो कि ज़ेरे गौर होंगे, डिस्कशन होगी, अफगान अमल पे बात होगी, दिफा, इंसदाद दहशतगर्दी, इलाके सूरत हाल को लेकर दौरा बहुत अहमियत का हामिल ऐसा बताया जा रहा है। मजीद हम जानेंगे, जो सवालात का बॉल उनके कोर्ट में फेंकूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि जो रूस के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं इस दौरे के हवाले से कितने अहमियत के हामिल होंगे। और इसके अलावा आपको याद है कि जी भारत के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात आजकल ज़बान ज़द आम है, डिस्कशन हो रही। नरेंद्र मोदी साहब ने जब खत लिखा हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, जवाब भी दिया गया। और मसला कश्मीर के हवाले से आपको याद होगा बड़ी चहम गोइयाँ हो रही थी कि जी तजारत शुरू हो जाती है तो फिर कश्मीरियों की कितनी दिल आज़ारी होगी, जिस पर हमारी जानिब से एक खुला दो टोक मौके बता दिया गया, दे दिया गया कि जी जब तक टेबल टॉक पे बैठ के मसला कश्मीर पे बात नहीं होगी, कश्मीर में होने वाले जुल्म पर बात नहीं होगी, वो सिलसिला नहीं रुकेगा, तब तक तिजारत या ताल्लुकात आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस पूरी सिचुएशन पे बात करने के लिए जो मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद है, तारुफ करवाती हूँ। साबिक सफ़ीर है डॉक्टर जमील अहमद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और उसामा गाजी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर जमील साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। 2 रोज़ा दौरा है और ज़्यादा अहमियत का हामिल इसलिए डॉक्टर साहब के 9 साल बाद, कैसे देखते हैं? नहीं, यकीनन इसमें तो कोई शक नहीं है कि इसकी अहमियत है, लेकिन इसकी अहमियत क्यों है, ये दौरे की जरूरत क्यों पड़ी और रशिया इतना मुतारिक क्यों, और रशिया 9 साल बाद पाकिस्तान इतने हाई लेवल की दौरे की क्या जरूरत पड़ी। इस चीज को समझने के लिए जो जियो स्ट्रेटेजिकल और जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इस रीजन में चल रही है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जियो ग्लोबल जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, वो समझने की जरूरत है। मैं सिर्फ इशारे देता चलूं ताकि बहस के दौरान जरा सहूलत हो जाएगी। रशिया जो है इस दौर में एक चैंपियन बन के उभर रहा है और उसने मिडल ईस्ट में देखा है, खासतौर पर सीरिया के हवाले से, कि जो उसने आस्ताना एग्रीमेंट कराया जिसके तहत कि वो गोल उसने गारंटी दी, टर्की को, ईरान को करीब लेके आया और वहाँ खुद उस मामले में उसने एक बहुत अच्छी डिप्लोमेटिक मूवमेंट की और साथ साथ दूसरी तरफ इजराइल के साथ नेगोशिएट करके उनको यकीन दिलाया कि गोलान हाइट पे आपको कोई, मैं आ रहा हूं ताकि आपको मैं कनेक्ट करूंगा अफगानिस्तान से, गोलान हाइट पर जो हमेशा से तनाजा बना हुआ था, जहां हमेशा से जिस तरह की यहाँ हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमेशा वायलेशन होती है, गोलान हाइट से हमेशा नुकसान पहुंचता था इजराइल की तरफ से सीरियंस को। रशियंस ने गारंटी दिलाई और चैंपियन बन के बैठ गया नेगोशिएशन का और डिप्लोमेसी का, कि उसने कहा कि जी हम इसको प्रोटेक्ट कर लेंगे, आप सीरियंस के साथ ज्यादा छेड़खानी ना करें। तो वहां ये हो गया। उसका फायदा रशिया को क्या हुआ? रशिया पहली दफा पिछले कोई 25 सालों में मेडिटेरेनियन सी में अपना बेस कायम कर सका सीरिया की वजह से। और उसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि अमेरिका के इन्फ्लुएंस को कम किया जाए इस खित्ते से। अब इसी बात पर आ जाते हैं, फिर हम दोबारा चलेंगे उस तरफ। अफगानिस्तान में रशिया जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है, डायरेक्टली इफेक्ट होता है। अफगानिस्तान में 19वीं सदी के आखिर के बाद रशिया ने अपने ग्लोबल जो कॉम्प्लिकेशंस जो थी इस रीजन में, उसको दोबारा रीअलाइन किया है और उसमें उसको अफगानिस्तान की इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में अफगानिस्तान को ले आया है। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान का दौरा, ताकि मैं इसको आप जल्दी इशारे देता चलूं। पाकिस्तान का दौरा, रशिया इससे पहले तालिबान के साथ उसने अपने मरासिम बढ़ाए हैं, तालिबान को एक ग्रुप महसूस किया है, एक ऐसा पावरफुल ग्रुप महसूस किया है कि आइंदा आने वाले सालों में, दिनों में अफगानिस्तान की जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें अफगानिस्तान और अफगान तालिबान का, लेकिन उन्होंने अफगान तालिबान में से इस प्रोसेस में एक गारंटी ले ली है कि जी हमारी तरफ ना ड्रग की ट्रैफिकिंग होगी, ना हमारे तरफ जो एक्सट्रीमिज्म और दूसरी टेररिज्म की तरफ ये सेंट्रल एशिया से होता हुआ हमारी तरफ नहीं आएगा। ये चीजें हो गई। साथ में
उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट रशियंस ने रखा हुआ है। नॉर्दर्न अलायंस इसका हमेशा से पहले से था। तो रशिया इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स उभर के आया है, जिसने चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और रशिया का मीटिंग भी कर रहा है एक साइड पर। दूसरी साइड पर उसने अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान और रशिया की मीटिंग करा रहा है। तीसरी साइड पर एक इंट्रा अफगान डायलॉग में उसने बड़ी अहम मदद की है। तो इसको कहते हैं मल्टी प्रॉन्ग, मल्टी फैसेटेड, मल्टी डायमेंशन डिप्लोमेसी। रशिया मुतहम्मल नहीं हो सकता है कि पहले की तरह, जिस तरह अफगान वार में अपने अरबों डॉलर खर्च करके फिर भी हार गया, तो अब रशिया ने अपने तकरीबन 18,000 फौजी सेंट्रल एशियन कंट्री के बिल्कुल किनारे पे रखे हुए हैं कि अगर कोई बात हुई तो रैपिड डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, जिसकी जरूरत पेश नहीं आएगी। रशिया उससे ज्यादा मिलिट्री की तरफ नहीं तवज्जो देना चाहता। इस डिप्लोमेटिक मूवमेंट की वजह से रशिया की इतनी पजीराई हुई है मिडल ईस्ट में भी, और इस मामले में आगे होने जा रही है कि उसकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो फ्लॉरिश होना शुरू हो गई है। उसमें टर्की भी खरीद रहा है उससे F-400 और बहुत सारे साजो सामान मिडल ईस्ट के कंट्रीज भी खरीद रहे हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि रशियंस ने अपने डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ाया है, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज को चेंज किया है। रशिया फैसिलिटेटर बन गया है अमेरिका के लिए भी, और साथ साथ मिडल ईस्ट के लिए भी, और पाकिस्तान, चाइना के लिए भी। और वो बहुत सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। फिर रशिया का एक और एकॉर्ड है जो कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 92 में उसने साइन किया था, जिसमें सेंट्रल एशियन कंट्री हैं। तो रशिया ने अपने आप को डिप्लोमेटिकली हर जगह से प्रोटेक्ट किया है, और यूरेशिया का जो उसका इकोनॉमिक फोरम है उससे वो फायदा फ्यूचर में रशिया चाहता है कि आजकल उसका कोई ज्यादा इंटरेस्ट और ज्यादा उसके साथ ट्रेड श्रेड कोई नहीं अफगानिस्तान के साथ। फ्यूचर में चाहता है कि उसकी जो यूरेशिया इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें उसको फायदा पहुंचे, और वो जिस तरह की मिडल ईस्ट में एक चैंपियन बन के निकला है, जिस तरह वो जिस ट्रेजेक्ट्री के साथ जा रहा है, तो चाहे वो कश्मीर हो या अफगानिस्तान हो जिसमें इंडिया पर इन्फ्लुएंस रशिया का है, तो लिहाजा इसको अगर आप मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच से देखें तो रशिया एक फैसिलिटेटर के तौर पर उभरना चाहता है। और पाकिस्तान और रशिया का इसमें एक कॉमन गोल है। एक कॉमन गोल ये है कि अमेरिका जो अफगानिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन ना हो। अमेरिका भी यही, रशिया भी यही चाहता है, पाकिस्तान भी यही चाहता है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान, रशिया और चाइना क्या चाहते हैं कि अमेरिकन बेसेस वहां ना हो। अमेरिकन बेसेस होंगे तो वो रशिया को थ्रू सेंट्रल एशियन कंट्री इन्फ्लुएंस करेंगे और डिस्टेबलाइजेशन का सबब बनेंगे, जिसकी वजह से रशिया बहुत मुतहर्रिक है और इस वक्त उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी है। पाकिस्तान को इसका फायदा होना चाहिए, होने लगा है। बायलैटरल रिलेशन तो हमारे पाकिस्तान को इसका फायदा होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी क्योंकि आप बड़ी इन्फॉर्मेशन नाज़रीन तक पहुंचा रहे थे। अच्छा ब्रिगेड से मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपने डॉक्टर जमील को भी सुना, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहे आप कर सकते हैं। और आप अब कैसे देख रहे हैं इस दौरे को, कितनी अहमियत का हामिल है, खासतौर पर जो पाक रूस मुआशी, तिजारती और जो दिफाई जो मामूलात हैं, ताल्लुकात हैं, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इस दौरे की वजह से उसमें कोई बेहतरी आएगी? देखें, रशिया जो है वो इस वक्त एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेम कर चुका है। अगर आप उस पर देखें, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, टर्की, सेंट्रल एशिया, दिस इज बिकमिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लॉक। और इसमें क्योंकि अब सबसे पहले आप अपने रीजन में स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप इंटरनेशनल इश्यूज डेफिनेटली आपको चाहिए कि आपको रीजनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज, बट रीजन में हमारे इस वक्त सबसे आम ममालिक जो हैं उनमें दो ममालिक हैं, रशिया और चाइना। दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और दोनों वीटो पावर रखते हैं। साथ ही साथ हम जाहिर है कि साथ इसके साथ अगर हम देखें तो टर्की भी आ जाता है, ईरान आ जाता है, सेंट्रल एशिया आता है। ये इस वक्त बहुत अहमियत इख्तियार करते हैं। और ख़ास तौर पर सीपेक ब्लॉक को अगर हम देखें तो उस नुक्ता नज़र से, क्योंकि सेंट्रल एशिया जनरली उनकी इजाज़तें जो है वो उनको रशिया कंट्रोल करता है, और फिर उसकी मदद वहाँ से उसको भी रास्ता मिलेगा आपको आने के लिए। सीपेक के साथ गवादर पोर्ट से अपनी जितनी भी तजारत है वो भी कर सकते हैं। सेकंड ये है कि पाकिस्तान को रशिया की बहुत ज़रूरत है। आपकी तवानाई देख लें, डिफेंस कॉपरेशन देख लें, इकोनॉमी देख लें, ट्रेड देखें, तो फिर हमने जो दिफाई साजो सामान के लिए अभी रशिया का पाकिस्तान की तरफ बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। और 9 साल के बाद रशियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं, मीन्स कि नाउ पाकिस्तान इज गेटिंग इम्पॉर्टेंट इन द आइज ऑफ रशिया। और इसलिए इस विजिट को बहुत अहमियत दी जा रही है। और मुझे यकीन है कि क्योंकि वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मिलेंगे, फॉरेन मिनिस्टर से मिलेंगे, चीफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात होगी, तो जाहिर है कि तमाम इशू
एंड ख़ास तौर पे अगर जिस वक्त आप अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहा है, और याद रखें रशिया ने जो उनको पहले नुकसान हुआ था अमेरिकन के थ्रू अफगानिस्तान में, वो भूले नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं वो बदला लेना चाहते हैं, और इसलिए जब ये निकल रहा है दोबारा वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। हालांकि क्योंकि दे डोंट वांट कि अमेरिकन शुड बी सिटिंग हियर और सेंट्रल एशिया को अगर थ्रेट करें, अमेरिकन भी यहाँ से जाने के लिए नहीं आए हैं। आई स्टिल फील कि अमेरिका अफगानिस्तान में जाने के लिए, या वो 200-250 लोग अलकायदा के मारने के लिए यहाँ पर नहीं आए थे। दे हैड ए ग्रैंड स्ट्रेटेजिक डिज़ाइंस, और वो ये थे कि सेंट्रल एशिया के माउथ पे बैठ जाए अफगानिस्तान में आके। आप ओईगढ़ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिंजियांग प्रोविंस के, वो आप चाइना को मॉनिटर करें, ईरान को मॉनिटर करें, और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर्स को। सो ये रस्साकशी चलती रहेगी। इस वक्त दोबारा वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्दर्न बिल्कुल ठीक है, जमीन साहब ने बात की है, ईरान और रशिया का नॉर्दर्न इस पर हमेशा से इन्फ्लुएंस रहा है, और उसकी भी जरूरत है। अभी अगर आपने देखा होगा कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी रशिया में, पाकिस्तान भी गया था, जो अफगानिस्तान के ऊपर इशू बात डिस्कशन हुई थी। तो ये इस वक्त एक बहुत ही गेम चल रही है, ख़ास तौर पे चाइना और अमेरिका को जो इस वक्त ट्रेड वॉर चल रही है, उसमें भी रशिया अपने आप को बहुत मैयर तरीके से रिस्पॉन्स के साथ चल रहा है। क्योंकि देखिए रशिया को इकनॉमिक लॉस हुआ जब ये रशिया रियासतें ब्रेक हुई सोवियत यूनियन की, लेकिन उनकी मिलिट्री पावर, उनकी न्यूक्लियर पावर इट स्टैंड स्टिल एंड इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये पाकिस्तान के पास कोई अपॉर्चुनिटी है कि हमें बजाय इसके कि हर वक्त हम देखते हैं अमेरिका की तरफ एंड वी पुट आवर ऑल एग्स इन वन बास्केट, नाउ इज अ टाइम कि सीख है कि हमें इंटरनेशनल लेवल पर हमें सबसे इंटरेक्शन करना चाहिए। वी मस्ट रिमेन एंगेज विद अदर पावर, बट अपने रीजन में, अपने हमसाया मुल्कों में, अपने हमसाया में आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत होती है। और वो ममालिक इस वक्त जो अहम तरीन है वो है रशिया, चाइना, ईरान, टर्की, आपके अगर इस्लामिक मुल्क जो कुछ आपके साथ हैं वो हो, तो इससे बड़ा ही फर्क पड़ेगा। आप एक याद रखें, इस वक्त एक न्यूक्लियर पावर है, आप एक इस्लामिक पावर है, और अगर गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज होता है और हम यहाँ इकनॉमिक तरक्की करते हैं, तो हम दुनिया के अपने फैसले अपने मुल्की मफादात में करेंगे, हम IMF वर्ल्ड फंड से निकल जाएंगे। इसके लिए इन ममालिक की जरूरत है। फिर कश्मीर के ऊपर जब आएंगे तो कश्मीर भी डिस्कस होगा। आई एम श्योर कि कश्मीर के लिए भी हमें रशिया की जरूरत है, और साथ ही साथ अफगानिस्तान में जो भी पीस प्रोसेस हो रहा है इसमें रशिया इज बिग स्टेक होल्डर। इसलिए तमाम मसाइल पर फिर आप एक और देखेंगे, रशिया के जो स्पेशल एनवॉय हैं जो अफगानिस्तान के हैं वो भी साथ आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके ऊपर भी डिटेल डिस्कशन होगी। तो वी शुड कीप आवर फिंगर क्रॉसिंग, वी शुड होप कि ये विजिट बहुत ही अच्छा होगा, इसकी दूरस्थ नतीजे होंगे और पाकिस्तान इसका मैक्सिमम फायदा उठा सकेगा। ठीक है जी, ठीक। ब्रिगेड साहब आपका डिटेल में पॉइंट आ गया। अच्छा, पाकिस्तान और भारत के हवाले से भी मैं आगे ज़रा जाके बात करूंगी, लेकिन पहले मुसामा गज़ी साहब मैं आपका भी पॉइंट चाहूँगी कि अब ये जो रूस के, अगर हम देखें हिंदुस्तान के साथ बड़े देरीना ताल्लुकात है उसामा, तो क्या रूस भारत को अफगानिस्तान में जो क़याम अमन है उसके लिए मुस्बत किरदार या पॉजिटिव किरदार अदा करने पर आमादा कर सकता है? क्योंकि अफगान अमल के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल कहा जा रहा है ना दौरे को। रूस के बड़े खदशात हैं अब भारत से भी, जिस तरह भारत अमेरिका के बहुत ज़्यादा करीब हो रहा है, उसके साथ दिफाई मुआहदे, क्योंकि आप तारीखी तौर पर देखें भारत और रूस सबसे ज़्यादा करीब समझे जाते थे, खास तौर पे दिफाई साजो सामान के हवाले से, लेकिन अब अमेरिका की तरफ भारत देख रहा है, इस पर रशिया को खदशात हैं। फिर एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे दूं कि अभी कुछ अर्सा पहले एक इजलास हुआ जहां पर मुईद यूसुफ साहब भी थे, पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे थे, तो पीछे नक्शा जो भी हाल में पास किया, तो उस पर भारत की तरफ से एतराज आया, तो रशिया में चुके हो रहा था तो उन्होंने वो एतराज रद्द कर दिया। फिर एक और पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी कह लें तो गलत नहीं होगा। हाँ जी, फिर देखें ये जो इंटरनेशनल ताल्लुकात होते हैं ये म्यूचुअल तरह के होते हैं, हर मुल्क अपना मफाद देख रहा होता है। रशिया एक बड़ी पावर है, आज भी कोल्ड वॉर का दौर खत्म हो गया, रशिया टूट गया, लेकिन आज भी रूस बड़ी ताकत है, हत्ता कि यूरोप भी रूस पर डिपेंड करता है तवानाई के लिए। अब रूस पाकिस्तान में बड़ी गैस पाइपलाइन बिछा रहा है जो सिंध और पंजाब को मिला रही है, यानी कराची से कसूर तक, और ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल बहुत अहम है। अभी अमन मशक़ें हुई फरवरी में, जिसमें तकरीबन 50 बहरी यानी ताकतें दुनिया की 50 ममालिक की जो बहरी फाज थी उसमें शामिल थी, उसमें रूस भी था। अब इसकी एक अहमियत यह भी है कि नेटो भी उसमें ममालिक शामिल थे, नेटो अमरीकी इतिहाद, उसमें कई ममालिक 25-26 ममालिक जो रूस के खिलाफ एक नेटो का यानी तश्कील पाया था इतिहाद, तो वो भी थे और रूस भी था, चाइना भी उसमें था। तो अब ये जो ब्लॉक बन रहा है जिसका अभी जमील साहब ने भी, हारिस साहब ने बड़ा जिक्र कर दिया, तो आप देखिए कि अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के लिए जरूरी है, इन मुल्कों के लिए भी जरूरी है, चीन के लिए, रूस के लिए, ये इलाकाई ताकतें हैं। और अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान को इतनी अहमियत हासिल है कि रूस जिस तरह से CPEC से जुड़ रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले वक्त में, आने वाले सालों में
आप देखिएगा कि गवादर दुनिया की बिजी सबसे ज्यादा मसरूफ तरीन बंदरगाह होगी और रूस भी इसको इस्तेमाल कर रहा होगा। आज भी आप अगर सीपैक के रूट्स पे जाएं, आपको मॉस्को का एड्रेस नजर आएगा, लिखा होगा मॉस्को, सेंट्रल एशियन स्टेट्स। और आप देखिए कि अब रूस क्या चाहता है, अब वो तनाज़ुम में नहीं जाना चाहता। एक आखिरी मिसाल मैं आपको देता हूं, आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान जो जंग हुई, आर्मेनिया के अंदर बेस थी रूस की, लेकिन उसके बावजूद वो गारंटर बना और आर्मेनिया वो जंग हारा, उसके वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफा देना पड़ा। अज़रबैजान की सपोर्ट कौन कर रहा था? पाकिस्तान और तुर्की तो बराह रास्त कर रहा था। तो रूस इसमें नहीं आया कि आर्मेनिया के उसके इतने ताल्लुकात थे, और पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो आर्मेनिया को नहीं मानता। तो मकसद ये है कि रशिया समझता है कि मैंने किसी भी यहाँ पर किसी मुल्क को नाराज नहीं करना, मैंने इनके साथ चलना है। और पाकिस्तान इस वक्त जो पाकिस्तान में सोच है वो ये नहीं कि अब अमरीकी कैंप में है हम, या रशियन कैंप में है, या हम चाइना कैंप में है, नहीं, हमने सबको साथ लेकर चलना है। इस वक्त भी पाकिस्तान की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स हैं तो वो अमेरिका को जाती हैं। चीन के साथ ताल्लुकात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और रूस के साथ आप देख लीजिए पाकिस्तान किस तरह चल रहा है, जो एक वक्त में सोचा भी नहीं जा सकता था जब अफगान वॉर हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। अभी जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हवाले से अगर मैं बात करना चाहूँ डॉक्टर जमील, तो जो नरेंद्र मोदी साहब का खत लिखना, फिर हमारा भी एक मुस्बत जवाब देना, फिर जो तिजारत के हवाले से बहुत सी बातें हो रही थी, लोगों ने तनकीद शुरू कर दी थी कि कश्मीर के इशू पर बात नहीं होगी तो तिजारत कैसे हो सकती है। फिर दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी, वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भी। इसको आप कैसे देखते हैं? अचानक से नरेंद्र मोदी जैसा, मतलब शैतान कह दूँ तो गलत नहीं होगा, हैवान कह दूँ गलत नहीं होगा, कि ऐसा शख्स जिसकी सारी पॉलिसीज़ मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, बल्कि जितना जहर उगला जाता है बीजेपी की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ, उतना ज्यादा वोट बैंक उनका स्ट्रांग होता है। एकदम से नरेंद्र मोदी को याद आ गया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल करने हैं। ये पीछे गेम क्या है, बैकग्राउंड क्या समझ आता है आपको? जी हाँ, ये एक बहुत उम्दा सा पॉइंट है जिसमें कि आदमी इसको एग्जामिन करे। एक वो शख्स जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जिसको आपने बाकी अलकाब आपने बिल्कुल सही उसके लिए इंतखाब किया, तो उस शख्स का जो कि 14 साल की उम्र से आरएसएस और तशद्दुद पसंदी और मुसलमानों के खिलाफ वो करता रहा है, तो ऑल ऑफ अ सडन ये खत लिखने की नौबत, और ऑल ऑफ अ सडन ये मुलायमियत किस तरह आ गई, ये उसमें ये मारूजी ज़ाती हालात जो अभी हुए हैं, और ख़ास तौर पर जो बैक ट्रैक डिप्लोमेसी जिसमें रीजनल एंड ग्लोबल पावर्स हैं, उनका भी अमल दखल है। हमने अभी मैंने दूसरे हवाले से एक मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी की बात की, लेकिन अगर आप इंडिया के हवाले से बात करें तो इंडिया पर भी जिस तरह भी बात हो रही थी, रशिया का इन्फ्लुएंस रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता वो इन्फ्लुएंस खिसकता चला गया है, अमेरिका के तरफ जाना शुरू हो गया, बल्कि काफी हद तक चला गया है। और वो है मेरा इशारा है कि जो गुजरात पे बेस दे दिया उन्होंने अपना, लॉजिस्टिक के नाम पर और एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर इंडिया ने अमेरिका को, और जो दफाई मुआहदे किए हैं वो चाइना के लिए और रशिया के लिए, चाइना के लिए खास तौर पर, लेकिन रशिया के लिए भी वो काबिल कबूल बात नहीं है। तो रशिया इस वक्त अपनी इस मल्टी फैसेटेड, मल्टी डायमेंशनल डिप्लोमेसी के तहत अपनी इंग्रेस, जो कि उसकी पहले से बड़े ताल्लुकात थे, अपने इंग्रेस को हासिल कर रहा है। उस सिलसिले में मैंने आपको पहले बता दिया कि मिडिल ईस्ट में किस तरह रशिया एक डिप्लोमेटिक चैंपियन बन के निकला है, जिसका मतलब उसके ताल्लुकात इजराइल से, सीरिया से, ईरान से, टर्की से, सऊदी अरेबिया से, यूएई से सारों से बेहतर हो गए। अब जो गुफ्तगू की जा रही है उसमें मिडिल ईस्टर्न कंट्री का भी हाथ है, इस जो एटीट्यूड चेंज करने में मोदी का, उसमें अमेरिका भी इस वक्त यही चाहता है कि इस वक्त को खित्ते में डिस्टेबलाइजेशन न हो जब तक कि अफगानिस्तान का मामला आगे न बढ़ पड़े। तो इन तमाम चीज़ों को देखा जाए अगर, और बाइडन की पॉलिसी अभी जो है वो चाइना को काउंटर करने के लिए थोड़ी सी उसमें तब्दीली आई। गो कि अमेरिकन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा तब्दीली, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट बनाती है, अचानक बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आती है, लेकिन उसके टोन और टेक्सचर और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी में फ़र्क आ गया है, जिसकी वजह से आपने ये लेटर देखा। और इस लेटर का इस वक्त हम क्या फ़ायदा, हमें क्या होना चाहिए? हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात मानी गई। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2-3 दिन पहले इस लेटर के रिसीव करने से कह दिया था, नरेंद्र मोदी को साफ तौर पर कह दिया था कि हम, अब आपकी बारी है, हम अपने तरफ से कोई कदम नहीं उठाएंगे। तो उसके बाद 3 दिन के बाद नरेंद्र मोदी का लेटर आया, और फिर उसके जवाब आपने पढ़ लिया कि प्राइम मिनिस्टर का भी लेटर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या कश्मीरियों को रिलीफ मिलेगा? क्या कश्मीरियों पे जुल्म, तादी, जबरो सितम कम होगी? क्या 370 वापस चला जाएगा? क्या 35
ए जो एब्रोगेट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो मोदी ने किया है, क्या वो वापस हो जाएगा? ये बहुत बड़े सवालिया निशान है, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिमांड ये है। मेरा सिर्फ इसमें मानना ये है, डिमांड बिल्कुल सही है। इसकी तो आपको लगता है डिमांड पूरी हो सकती है? भारत जो अपनी हट धर्मी पे कायम है, जिसने यहाँ तक इसने इतने मतलब इस तरह के डिसीजंस लिए, भारत ये आसानी से करेगा? आपको लगता है, उम्मीद है? देखें, अगर हम सिर्फ इसको सिर्फ जनरल असेंबली की स्पीच तक मोहित कर दें, फॉरेन ऑफिस के स्टेटमेंट तक मोहित कर दें, दुनिया अक़वाम में किस तरह ऐसे पेचीदा मामलात को मनवाया जाता है। अभी रशियन फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं, उनसे यकीनन इस बात पर बात होगी कि देखिए वो जो जुल्म और ताददी वहाँ चल रही है उसको रुकवाया जाए। इसी तरह पाकिस्तान यकीनन बाकी ममालिक से एंगेजमेंट में होगा। मेरा मानना यह है आपके सवाल के जवाब में कि इसमें हमें थोड़ी सी और एडवांस और मजीद एग्रेसिव डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। उसके बगैर वो कैसे करनी पड़ेगी कि जो देखें, दो कमीशन, ह्यूमन राइट कमिश्नर ने आंसुओं और सिसकियों के साथ दुनिया अक़वाम के सामने, जो कि ज़ैली इदारा है यूनाइटेड नेशंस का, आंसुओं और सिसकियों के साथ वो कमीशन की रिपोर्ट पेश की। आप किसी भी रिपोर्ट को पाकिस्तान को उठा लें, किसी चैनल के डिस्कशन को उठा लें, फॉरेन ऑफिस की तमाम स्टेटमेंट्स को आप उठा लें, आप देखेंगी कि जितनी बातें उस कमीशन की रिपोर्ट में लिखी हुई हैं वो सारी बातें वो हैं जो हम करते रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे जितने भी हमारे मल्टीलैटरल एंगेजमेंट हो रहे हैं, रशिया हो गया, चाइना हो गया, मिडल ईस्ट कंट्रीज हो गए, बाकी कंट्रीज हो गए, उनको हम इसी बात पर राजी करें कि ये जुल्म से खत्म कराया जाए। और उसके बाद जो है ये 370। और आपके सवाल का मुख्तसर जवाब, मौजूदा मारूजाती और माहौलियाती हालात में नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी या इंडिया, जिसने के अपने डिप्लोमेटिक टेंटिकल काफ़ी स्ट्रॉन्ग किए हुए हैं, वो 370 से विड्रॉ कर जाएगा या 35 से। उसके लिए हमें अपने जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल अपने इसको मामले को एक्सप्लॉइट करते हुए, इससे फायदा उठाते हुए बाकी ममालिक को हमें कहना पड़ेगा कि जब तक कश्मीर में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जबकि कश्मीर में जब तक जुल्म बंद नहीं होगा, तो ना अफगानिस्तान में वो उस लिहाज से स्टेबिलिटी हो सकती है, ना पाकिस्तान में, ना इंडिया में। तो उस चीज़ को अगर हम इस मामले को मार्केट कर सके, इस मामले को अगर हम समझा सके तो ठीक है, वरना फिर कश्मीरी अपना खुद फैसला करेंगे। और वो कहते हैं ना कि जुल्मो तादी जबरो सितम शाहिया काई कितने दिन, और जो अपनी जड़ छोड़ चुकी गिरना है उन दीवारों को। कश्मीरी अब निकल पड़े हैं, वो अपना फैसला खुद करवा लेंगे अगर दुनिया अक़वाम में इस लिहाज से उनके साथ नहीं आए। और इस सिलसिले में आखिरी बात करता चल कि जनरल असेंबली की इसमें रेजोल्यूशन मौजूद है 2649, जिसके तहत दुनिया अक़वाम हक बजानिब होगी कि कश्मीरियों की दामे दरहमे सुखने मदद कर सके। जी ठीक है ब्रिगेडियर हारिस, मेरे पास 2 से 3 मिनट हैं और उसामा गाजी आपका भी मुझे लास्ट पॉइंट लेना है इस पर। तो ब्रिगेडियर साहब, आप कैसे देख रहे हैं जो अब ये दोनों ममालिक पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से बात हो रही, मसला कश्मीर पर जब तक बात नहीं होगी, टेबल टॉक नहीं होगी, तब तक तो आगे बढ़ ही नहीं सकते ना? आपको भी पता है बड़ी क्लियर सिचुएशन है, लेकिन भारत इस बात को समझ पाएगा? देखें, भारत ये जो इस वक्त एक मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, एक लेटर भी लिखा है, दे आर फोर्स्ड, उन्होंने वो दुनिया में आइसोलेशन में चले गए हैं, आइसोलेट हो गए हैं। उनको अब सारे हम जितनी इंसानी हकूक़ ऑर्गेनाइजेशन हैं, इवन यूएस के जो पेपर्स हैं, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उसको मजबूर किया कि वो आप कश्मीर पर बात करो, क्योंकि इनका दुनिया में अब मुँह काला हुआ। जैसे वो पाकिस्तान में स्टेट टेररिज्म कर रहे हैं, बलूचिस्तान में जो कर रहे हैं, हमारे DGISP और फॉरेन मिनिस्टर ने एक डोजर दिया क्योंकि इसके बारे में जो कुछ इंडियन रॉ कर रही है अफगानिस्तान के थ्रू वो बता दिया। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान में 5th जनरेशन वॉर की हुई है। ये सारी चीज़ों की वजह से इंडिया इस पर फोर्स के वो मुज़ाकरात करे, इसलिए उसने एक लेटर लिखा, वो भी बदनीयती के ऊपर। उसने कहा मैं पाकिस्तान के अवाम से ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान अगर ताल्लुकात बेहतर करने तो वो रियासतों से किए जाते हैं। इसलिए पाकिस्तान की कंडीशन बिल्कुल ठीक है। अगर हमने कहीं इंडिया से मुज़ाकरात शुरू किए तो कश्मीर कॉज को बहुत बड़ा धचका इसलिए लगेगा कि पाकिस्तान कश्मीर की आवाज़ है। और अगर हम 370 को और जिस तरीके से 35A चला है, उन्होंने रिवोक किया है, इसके होते हुए मुज़ाकरात करेंगे, मीन्स हमने इंडिया की जो उसने गास्पाना कब्जा किया है उसको एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए पाकिस्तान वेरी केयरफुल
कंडीशन रखें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इंडिया हैव टू टेक पावर स्टेप। जब वो लेगा उसके बाद यू हैव टू डिसाइड कि हमने उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप लेना। सही, ठीक है। उसामा गाजी साहब, आपका लास्ट कमेंट इस पे। मुझे लगता है भारत पर दबाव तो बढ़ता रहेगा, लेकिन वो 370 का दोबारा आना और भारत का उसी पोजीशन पर दोबारा जाना कि जो पाकिस्तान की शर्त है वो तो फौरी तौर पर नजर नहीं आ रहा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगता है कि भारत की इश्तियाल अंगेजियाँ जिस तरह रुकी हैं कुछ अर्से तक रुकी रहेंगी, लेकिन चाहे किसानों का एहतजाज हो, अभी आपने देखा कि तारीख का बदतरीन हमला हुआ है, उनके फौजियों पर 2000 फौजी गए थे और माओ नवाज बागियों का उन पर हमला हुआ और उसमें दर्जनों उनके मारे गए। तो ये चीज़ें जो भारत पर मकबूजा कश्मीर के साथ साथ इंटरनेशनल दबाव आपने देखा, कई ममालिक किसानों के एहतजाज बोले, वो ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन ये बैक चैनल पर ही मामला चलते रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि अभी उस तरह से मामला भी मकबूजा कश्मीर के हवाले से आए, क्योंकि पाकिस्तान ने जो शर्त रख दी है वो ऐसी है, पाकिस्तान आगे बढ़ नहीं सकता और मोदी इतनी जल्दी उस पर आएगा नहीं। ठीक है जी, चले हम आगे बढ़ते हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर हारिस आपका भी, डॉक्टर जमील आपका भी। उसामा गाजी मेरे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद और सदीक जान भी ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, उसामा गाजी से मेरे साथ मौजूद हैं, सदीक जान खुसूसी नुमाइंदा, उन्होंने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। अभी जो ANP का जो बड़ा फैसला सामने आया जी, PDM को अलविदा कहने का फैसला, और उसके साथ साथ आपने देखा कि PDM किस तरह फूट का शिकार है और जो शोकॉज नोटिस जारी करने पर आपको ये भी पता है कि पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा बरहम है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है, और उसका भी जवाब कहते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर से देने का ऐलान कर दिया गया है। अब आगे PDM का मुस्तकबिल क्या होगा, बहुत से सवाल जेहनों में गर्दिश करें। वो PDM जो चली थी हुकूमत को टफ टाइम देने, हुकूमत को गिराने, जब आपस में एक दूसरे को टफ टाइम दे रहे हैं और आपस में फूट का शिकार है, इस हद तक इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। और हम तो पहले दिन से आपको बता रहे हैं कि इख्तिलाफात का शिकार है PDM, अंदर से ये एक साथ नहीं है। चले अपने मुफाद के लिए लोग आए थे, बाकायदा टोला बना था, कहा जा रहा था कि जी अवाम का दुख खाए चला जा रहा है, अवाम की तकलीफ खाई चले जा रही है। हुकूमत को कहते थे नाअहल है, नलायक है, कुछ नहीं कर पा रही है, अवाम बेचारी तरस रही है, अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। लेकिन अवाम के लिए अगर ये इत्तेहाद बनना होता तो यकीन जानिए आपस के इख्तिलाफात इस तरह खुलकर सामने ना आते, उनको भुला दिया जाता है। पंजाबी में कहते हैं मिट्टी पाओ, क्योंकि हम बड़े मकसद के लिए बाहर निकले, लेकिन उस पर मिट्टी नहीं डाली गई, क्योंकि बड़ा मकसद शुरू दिन से था ही नहीं। नीयत सिर्फ ये थी कि हमें अपना इक़्तिदार चाहिए, हमें कुर्सी चाहिए, हमें अपने मुफादात चाहिए। बेसिकली ये अवाम के मुफाद की जंग नहीं थी, ये अपने मुफाद की जंग थी, जो मेरे ख्याल से खुलकर सिचुएशन सामने आ चुकी है। इस हवाले से उसामा गाजी आपसे भी और सदीक जान आपसे भी। सदीक, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी क्योंकि आपने अभी ज्वाइन किया, उसामा गाजी ब्रेक से पहले भी मेरे साथ मौजूद थे। सदीक, कैसे देख रहे हैं अभी क्या होने जा रहा है? PDM के जो बड़े बड़े दावे, आपको याद है मैं और आप तो बार बार प्रोग्राम में, उसामा गाजी भी अपने प्रोग्राम में, पता चला मैं बार बार, खरल साहब और डोगर साहब भी बार बार बताते थे कि ये इत्तेहाद बस अब चंद दिन का मेहमान है, टूटने लगा, आज टूटा कल टूटा। लेकिन वो बार बार बड़ा स्मार्टली खेल रहे थे, ऐसे स्मार्ट मूव कि जी हम ये तो मीडिया बिल्कुल गलत बातें कर रहे हैं, क्या सराई है जी, हमारे आपस में कोई इख्तिलाफात नहीं है। अब किस मुंह से कहेंगे कि हमारे इख्तिलाफात नहीं है और मीडिया झूठ बोल रहे हैं? देखिए डॉक्टर साहब, दो चीज़ें थी जो हमें बताई गई थी कि PDM बनाने के दो मकासद थे बड़े मकासद। बाकी तो उन्होंने पूरा एक 26-27 नुकात दिए थे और एक पूरा एक एक्शन प्लान दिया था, रोड मैप दिया था, लेकिन दो बड़े मकासद हमें बताए गए थे। पहला मकसद ये बताया गया था कि क्योंकि अवाम इस वक्त बहुत दुख में है, तकलीफ़ में है, अवाम को बहुत परेशानी है, इसलिए हम अब मज़ीद खामोश नहीं बैठ सकते, ना ही इस हुकूमत को चलने दे सकते हैं। और इस हुकूमत का एक एक दिन अवाम पर अजाब की तरह गुजर रहा है, इस हुकूमत को हटाना होगा। और हटाने के लिए उन्होंने कहा कि अब गेम हमारे हाथ में है, जिस दिन हम इस्तीफे देंगे उस दिन ये हुकूमत गिर जाएगी। दूसरे हमें वजह बताई गई कि जी सिविल सुप्रीमेसी, और बताया गया कि जी इसलिए हम ये करना चाह रहे हैं कि इदारों की मुदाखलत हुकूमत के चीज़ों में से ख़त्म हो, सिविल सुप्रीमेसी हो। देखें, पहली चीज़ तो ये है कि बल्कि उससे भी पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ की बुनियाद धोखे पर हो, झूठ पर हो, फ्रॉड पर हो, मफाद पर हो, अपनी ज़ात के लिए हो, वो चीज़ नहीं चलती, वो कंपनी नहीं चलती। इनका मकसद क्या था? ज़ाती मफाद। सब ने एक दूसरे के साथ इसलिए दिया कि सब ने एक ही बात सोची। जिस तरह वो कहा जाता है ना कि कहा गया कि ये जो तालाब है सारे एक एक बाल्टी जो है वो दूध किस में डालेंगे। सब ने ये सोचा कि बाकी सब दूध डाल रहे होंगे, मैं पानी की एक बाल्टी डाल दूं, कौन सा पता चलना है। वो अगले दिन पता चला सारों ने पानी डाला हुआ था। तो सारे यही सोच रहे थे, यहाँ पे भी सारे ये सोच रहे थे कि जब हम इकट्ठे हो जाएंगे हम ब्लैकमेलिंग की पोजीशन में आ जाएंगे। हर बंदा इनमें से सोच रहा था कि मैं इदारों को ब्लैकमेल करूंगा, मैं मुख्तदर हल्कों को ब्लैकमेल करूंगा, मैं हुकूमत को ब्लैकमेल करूंगा कि मुझसे मामला तय कर लो, मुझे डील दे दो, मुझे डील दे दो, मुझे NRO दे दो, वरना देखा ये कितना बड़ा इत्तेहाद बन गया है। सब यही सोच रहे थे। दूसरी बात, अगर अवाम को पता होता कि ये अवाम के लिए निकल रहे हैं, सब अपने आप को, सब इंडिविजुअली अपने आप को, अपने भी पार्टी को कैश करवाना चाहते थे। बिल्कुल।
दूसरी बात यह है कि अवाम को इस बात का, अवाम हमारी इतनी मिच्योर हो चुकी है कि अवाम को पता है कि आज पाकिस्तान जिन हालात को फेस कर रहा है, नो डाउट उसमें इमरान खान साहब की नातजबेकारी भी शामिल है, नाअहली भी शामिल है, उनकी टीम के इशूज भी हैं, कुछ जेन्युइन बातें हैं और वो हैं जो मुश्किल फैसले से हुकूमत ने लिए। लेकिन मेन जो किरदार है वो पिछली उन 2 हुकूमतों का है जो हालात आज हम फेस कर रहे हैं। इसलिए अवाम को पता था कि हमारे लिए निकले ही नहीं है, और अगर ये अवाम के लिए निकले थे तो जब हुकूमत ने इनको FATF पे कहा था कि आप हमें हमारा साथ दें, उस दिन इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये तो नहीं कहा था कि यार लीमू महंगे हो रहे हैं, टमाटर, अदरक, लहसुन जो है, ये सब्जियां, दालें, चावल, घी, आटा, गंदम, चीनी, ये तो नहीं कहा था ना। इन्होंने पेट्रोल सस्ता करने की शर्त तो नहीं रखी थी, इन्होंने बिजली सस्ती करने की शर्त तो नहीं रखी थी, इन्होंने शर्त क्या रखी थी? NRO दे दो हमें। कैसे दे दो? नैब में तरमीम कर दो, नैब के कानून में। बड़ी जबरदस्त तो बात ये है। हाँ। और फिर एक और बात, उसामा भाई की तरफ जाने से पहले मैं एक और बात, एक चीज और डॉक्टर साहब देखें, इनका जो हमारे तबके में से, हमारे मीडिया के लोगों में से जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे ना, वो कह रहे थे कि हम इनको इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, ये सिविल सुप्रीमेसी चाहते हैं। आज वही बंदे, कल एक बंदे ने कॉलम लिख के कहा कि PDM बनने के बाद भी पीपल्स पार्टी और नून लीग राब्ते में थे, मुलाकातें कर रहे थे, मुज़ाकरात कर रहे थे। तो भाई आप तो हमें कहते थे कि हम इसलिए इनका साथ दे रहे हैं, सिविल सुप्रीमेसी चाहते हैं। आज आप लिख रहे हैं कि ये मुलाकातें कर रहे थे। चलें, अब भी हम देख लेंगे कि आइंदा कम से कम आप इनका साथ नहीं देंगे, लेकिन आप देंगे साथ। क्यों? आपको इमरान खान से मसला है, आपको पाकिस्तान के इदारों से मसला है। पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ जो खड़ा होगा उसके आप साथ हैं, क्योंकि आप इमरान खान के साथ आपको बुग़्ज़ है, नफरत है। पाकिस्तान के इदारों से आपको मसला है, बैरूनी आपके एजेंडे हैं, ज़ाती आपके मफादात हैं, इदारों को आपने बदनाम करना है, अवाम को आपने गुमराह करना है, ये आपके एजेंडा है और आप उस पर लगे हुए हैं। लेकिन मायूसी काफ़ी हुई है बहुत से लोगों को। सही, ठीक है। उसामा गाजी साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी, कैसे देख रहे हैं आप, क्या होगा आगे? बड़े बड़े दावे थे इनके, आप खुद कहते हैं अपने गिरेबान में झांक के देख रहे होंगे या अभी भी नहीं देख रहे होंगे? नहीं, अब तो सोच रहे हैं कि अब इससे आगे बढ़ना किस तरह है, करना क्या है, इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। शाहिद खान अब्बासी साहब अब बैकफुट पर गए हैं, उन्होंने कहा कि जी शो कॉज तुमने भेजा ही नहीं। शो कॉज, ये तो एक ऐसी वजाहत मांगी थी, आपने तो जनाब, हमने तो मजाक किया था, आप तो संजीदा ही हो गए। आपने तो स्मार्ट मूव चलाई ना। जी, अवामी नेशनल पार्टी से वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इस तरह अग्रेसिव होगी, बड़े धीमे या इस तरह का कोई रिएक्शन आएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, पीपल्स पार्टी का इससे भी खतरनाक आएगा। पीपल्स पार्टी अब ये कह रही है कि हमें पता है कि मियां नवाज शरीफ किस तरह गए, या अब तक डीलों का किस तरह किससे खेल रहे हैं, और हम वो सब कुछ बता देंगे अगर आपने ये खेल जारी रखा। क्योंकि नून लीग कोशिश कर रही है कि यूसुफ जकी गिलानी साहब को किस तरह से हटाकर हम अब ऑपोजिशन लीडर बन जाए सेनेट में। बिल्कुल। यानी वो जमातें जो निकली थी कि हमने सेनेट के इलेक्शन होने ही नहीं देने, उनके सरबराह ये कहते थे कि ये तो निजाम ही सारा गलत है, ये तो हराम है सारा, ये पार्लियामेंट ही सारी जाली है। अब वहां पे कुर्सी की गेम खेल रहे हैं। अब वो उसमें सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के लिए मरे जा रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। किस तरह से हुआ देखिए, ये तो बातें हो रही थी, सदीक जान हो, दीगर लोग इस तरह के बातें कर रहे थे, हम भी कह रहे थे कि जनाब ये PDM इस तरह नहीं कर सकेगी, हुकूमत नहीं गिरा सकेगी, लॉन्ग मार्च नहीं होगा। लेकिन यकीन जाने मुझे भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह एक दूसरे पर कीचड़ उछालेंगे, इस तरह एक दूसरे को जूतियां मारेंगे। चले टूटेगा, कुछ हासिल नहीं होगा, ये सब होगा, लेकिन इस तरह एक दूसरे के खिलाफ होंगे कि जनाब तुम सिलेक्टेड हो, तुम्हारे अंदर सिलेक्टेड का खून है, खानदान तुम्हारे इस तरह से, और ये इस तरह बदलेंगे, और ये कि हम अब बता देंगे तुम्हारी डील किस तरह हुई। ये उस दौरान भी तुम डीलें करते रहे जब होती थी, नबील गबोल साहब कह रहे हैं बैठ के। तो ये तो अजीब अब सूरत हाल है कि एक दूसरे मतलब अभी तो ये जंग चल रही कि ये बड़ा सिलेक्टेड या वो बड़ा सिलेक्टेड, कौन छोटा सिलेक्टेड। इमरान खान तो पीछे रह गए ऐसी तैसी। और आप यकीन करें, अभी बाकी वो सिचुएशन है ना, मरियम नवाज का आपको याद होगा, हा जी कि जब हमारे आपस में फूट पड़ती है, कोई मिसिंग होता है, कोई नहीं आ रहा होता, तो आप हंसते हैं, हा करते हैं कि चलें आज वो नहीं नजर आ रहा। तो अब तो वाकई PTI के हा करने का वक्त है। उनको करना नहीं चाहिए, वैसे मैं ये आपको बता दूं। नहीं, कैसे अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो देनी चाहिए। वो तो देनी चाहिए, लेकिन इस इत्तेहाद को लेके तो हा कर रहे हैं ना, वो तो चलेंगे तो टूटा। हाँ, नहीं तो हो गया वो इस वजह से कि देखिए, कारकर्दगी वाली बात आपने बिल्कुल सही की। बिल्कुल, हाँ जी, पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे मुख्तसर तरीन कोई ऑपोजिशन का कोई इस तरह का इत्तेहाद बनाओ। अब मुझे समझ नहीं आ रही, एक और सोच बन रही है कि शायद जो बाकी रह गई है जमातें, अब वो उसमें नून लीग के अलावा कौन सी जमातें हैं वो मुझे भी जरा याद करना पड़ता है, मैं माफी चाहता हूं। उसमें अनस नूरानी साहब हैं, दीगर कुछ लोग हैं, वो जिनका वजन इतना ज्यादा नहीं, हाँ, जिनका वजन आप देखिए, सिंपल सी बात है। मैं तो इस बात पे हैरान होती थी जब ये शोकॉज नोटिस जारी किया गया था पीपल्स पार्टी को, और आपको याद होगा जरदारी साहब ने भी सदीक कहा था कि हमें ना सिखाएं, हमसे सीखें। और अब बिलावल के भी वही अल्फाज कि भी हमें ना सिखाने की कोशिश करें, हमसे सीख लें। तो मुझे हैरानी इस बात पे थी, इनके ओवर कॉन्फिडेंस पे हैरानी होती थी कि सबसे ज्यादा आप लोगों को पीपल्स पार्टी की जरूरत थी, नून लीग को भी पीपल्स पार्टी की जरूरत थी, पूरे PDM को पीपल्स पार्टी की जरूरत है। तो
आप उस पीपल्स पार्टी मतलब पे अपने फैसले थोपने की कोशिश करें। आप तो पीपल्स पार्टी से बना के रखिए अगर आपने बाकी कुछ करना भी है आगे। इस्तीफे पीपल्स पार्टी के अब इस्तीफे दे दो, अब इस्तीफे दे दो। पीपल्स पार्टी पे चढ़ाई करने की कंडीशन में ये लोग हैं भला? ये तो पीपल्स पार्टी से पूछे कि जी आप क्या कहते हैं। अच्छा, अब वो एनआरओ तो सिद्दीक जान कह रहे हैं नहीं मिला, लेकिन मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब इसमें से बहुत कुछ गेन कर लेंगे। अगर हर कोई अपना अपना चाह रहा था कि गेन करे तो बाकी शायद नहीं कर सके उतना, लेकिन जरदारी साहब काफी ऐसे तो नहीं कहते मुफाहमत के बादशाह और एक जरदारी सब पे भारी। वो काफी कुछ जी सदीक जान, क्या कहते हैं आप? ये जिस तरह पीपल्स पार्टी पे चढ़ाई की गई, शोकॉज नोटिस के हवाले से बात की गई, तो आप इनकी समझ पर जरा कोई तबसरा करें कि इनकी जहानत में जरा तबसरा कर दें कि ये इन लोगों को पीपल्स पार्टी की जरूरत है या पीपल्स पार्टी इनकी बातें सुनेगी? क्यों सुनेगी पीपल्स पार्टी इनकी बातें? देखें, पीपल्स पार्टी पे भी हम आते हैं, लेकिन ये अब वही कर रहे हैं जैसे वैसे तो कहा जाता है ना कि जो आपका सबसे करीबी दोस्त हो ना, तो डरना चाहिए उस वक्त से कि कभी वो आपसे नाराज हो जाए, जिसको आपका सारा कच्चा चट्टा पता हो। ये उसके पास सारे राज होते हैं। यही कर रही हैं कि दो नौजवान लड़कियां या दो नौजवान लड़के जो बहुत करीब रहे हों एक दूसरे के, और उनमें लड़ाई हो जाए और फिर वो बाद में सबके सामने एक दूसरे के स्कैंडल गिरवाएं कि तुम्हारे तो उसके साथ चक्कर था, तुम तो ये कर रहे थे, तुम तो ये कर रही थी, तुम्हारा ये मामला था। ये दोनों वही काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है तुमने जो मोहम्मद जुबैर को भेजा था क्या हमें नहीं पता? तुमने फलां से जो मिले हमें नहीं पता। नून लीग कह रही है अच्छा तो वो पार्लियामेंट के फलां फ्लोर पे किससे मुलाकात हुई थी उस दिन किस गाड़ी में आप बैठ के जा रहे थे हमें नहीं पता। उस गाड़ी के नंबर प्लेट ये कहाँ की गाड़ी थी क्या हमें नहीं पता। इस तरह से ये बचगाना काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी भी कुछ लोग जो हैं जो तोक्को लगाई बैठे हैं, और वैसे आप उसामा भाई से पूछिएगा कि ये पीडीएम में सियासी तलाक हुई है या सियासी खुला जो भी हुआ है, लेकिन अब सियासी को हलाले की गुंजाइश है या नहीं है? पीपल्स पार्टी के पीडीएम में वापसी और दोबारा इनके इकट्ठे चलने के चांसेस हैं या नहीं? ये उसामा भाई से जरा पूछ लें। हलाले की शर्त आपको पता है ना जी उसामा गाजी साहब? मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। ये बड़ी टफ सिचुएशन है ना, मतलब हलाला भी तो ऐसे नहीं। ये एक ही है कि अगर वाकई नैब की तरफ से दोबारा, जो मुझे बड़े कम नजर आ रहा है कि कम, मुझे लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी अब शायद जमानत पर रिहा हो जाए, जिस तरह से भी मामलात हैं आगे, हमजा शहबाज साहब वो आ जाएंगे, चीजें उस तरह से चल जाएंगी। लेकिन अगर कभी दोबारा, जिसके चांसेस कम है, अगर कभी दोबारा नैब की तरफ से, हुकूमत की तरफ से इन सब पर भरपूर प्रेशर आया और फिर गिरफ्तारियों की तरफ मामला गया, तो फिर ये शायद दोबारा इकट्ठे हो जाए। जिस हलाले का जिक्र सदीक जान, वो उस तरफ फिर शायद चले जाए। सियासत में यूं ही होता है, जिस तरह से दबाव आएगा वो फिर उस तरफ, यानी पक्की तलाक समझी जाए अब ये। फिलहाल ऐसे लग रहा है कि सियासत कभी सोच सकते थे, जो कहते थे कि तुम्हें घसीटूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और उसके बाद ये सारा कुछ हुआ और अब इतनी तेजी से टूटेगी। अच्छा सदीक, जरा लाइटर नोट पे आपने बात की, और सदीक माशाल्लाह बड़ा अपना अंदाज है इनका, आप भी तारीफ करते हैं हमेशा, और बड़े लोग मुझे भी कहते हैं कि बड़ा अच्छा बोलते हैं सदीक। अच्छा सदीक, ये तलाक तो दी जाती है ना, और हलाला खुला जो होता है वो खुद लिया जाता है, तो आपने तलाक और खुला दोनों का जरा बता दिया, जरा इस सिचुएशन के साथ इसका तबसरा करते हैं। ये तलाक था या खुला था? नहीं, देखें, पीपल्स पार्टी यही चाह रही थी कि हमें तलाक दें सियासी तौर पर, और पीडीएम चाह रही थी कि खुला लें। लेकिन अभी तक पोजीशन बाजी नहीं, अलहदगी हो गई है, लेकिन ये फैसला नहीं हुआ कि ये सियासी तौर पर खुला हुआ है या तलाक हुई है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जो बाकी 8 जमातें रह गई हैं ना, इनका पार्लिमानी को वजन नहीं है। इन 8 जमातों के पास, इन 8 जमातों में से जो है वो 6 जमातें ऐसी हैं जिनका एक भी एमएनए नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इनका जिस्मानी वजन तो बहुत होगा, लेकिन पार्लिमानी वजन इन पार्टियों का नहीं है। इनमें से ये 8 पार्टियों में से 6 पार्टियों का, इसलिए ये कुछ करने जोगी नहीं है। ना ही को टफ टाइम देंगी, ना ये इस्तीफे देंगी, ना ये लॉन्ग मार्च करेंगी। ये आप जो है वो बस एक दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे और हमें तमाशा दिखाएंगे, आवाम को एंटरटेनमेंट देंगे, इससे ज्यादा इनकी कोई सियासी हैसियत नहीं रहेगी। ठीक है जी, ठीक है। एक सर्कस लगा रहेगा और आवाम जरा महसूस होते रहेंगे। ठीक है जी, अब देखते हैं सर्कस कहाँ तक आपको एंटरटेन करता है। ब्रेक के बाद सदीक जान अपनी बड़ी खबर शेयर करेंगे, उसामा गाजी भी मेरे साथ मौजूद होंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, उसामा गाजी और सदीक जान दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले बड़ी बातें हो रही थी, तलाक हुई है पीडीएम में या फिर खुला हुई है, क्या हुआ है? तो सदीक आपने वैसे गुत्थी मैंने कहा सुलझाएं, लेकिन आपने भी गोलमोल कर दी बात। खैर चलें आगे बढ़ते हैं। सदीक, आपके पास और भी कोई बड़ी खबर है, मैं चाहूँगी वो खबर शेयर करें नाजरीन के साथ। जी बिल्कुल, ख़बर यह है कि इमरान खान साहब की यहाँ जो टीम है जो बहुत से मामलात को देख रही है, वो कॉन्फिडेंट है और ज़राए जो दावा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये बात कंफर्म है कि अप्रैल के महीने में जहांगीर खान तरीन और उनके बेटे अली तरीन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
तो हुकूमत ये गिरफ्तारी करवाने के बाद ये तासुर देने में हुकूमत ये समझती है कामयाब हो जाएगी कि जी बिला तफरीक एहतसाब हो रहा है। देखें हमारे अपने लोग भी गिरफ्तार हो रहे हैं, जो इमरान खान सबके सबसे करीबी दोस्त थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जहांगीर तरीन साहब की यहाँ पर शहर इक़्तिदार में जो टीम है प्राइम मिनिस्टर की वो कॉन्फिडेंट है कि अप्रैल में वो गिरफ्तार हो जाएंगे। और दूसरी तरफ जो दूसरा दावा है जो चीनी के हवाले से कहा जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर कीमतें बहुत कम हो जाएंगी, ये दावा पिछले 10 माह से किया जा रहा है। मई में जब ये कमीशन बना था इसकी रिपोर्ट आई थी, बल्कि मई में तो रिपोर्ट आई थी, जब रिपोर्ट आई थी उसके बाद से ये दावा किया गया कि अभी चीनी की कीमतें कम हो रही हैं, अभी हो रही हैं, लेकिन चीनी की कीमतें कम नहीं हुई। अब आप तरीन साहब को गिरफ्तार भी कर लेंगे, करने कर लें, ठीक है, आप तासुर देंगे कि बिला तफरीक एहतसाब हो रहा है और बहुत बड़ा ये कारनामा है कि जहांगीर तरीन गिरफ्तार हो गए, लेकिन आवाम को उससे क्या मिलेगा जब आप चीनी की कीमतें कम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आते हैं। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन भी ये सवाल उठा रहे हैं जो अब उनके ऊपर जो चीज़ें डाली गई हैं मनी लॉन्ड्रिंग की, वो इसलिए डाली गई हैं ताकि उनको गिरफ्तार किया जा सके, क्योंकि जो चीनी के हवाले से जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, सट्टेबाजी और ये चीज़ें चीनी ज़ख़ीरा करने या बेनामी जो लोग हैं उनको बेचनी, उसमें फौरी गिरफ्तारी मुमकिन शायद ना होती, बड़ा मुश्किल था। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग जो डाली गई है उससे गिरफ्तारी के इम्कानात बढ़ गए हैं और ये फैसला शायद कहीं हो चुका है कि हर सूरत में उनको गिरफ्तार करना है। और वजूहात कुछ भी हों, जिसमें एक बड़ी वजह जो कही जा रही है वो यही है कि गिलानी साहब के सेनेटर बनने में किसी हद तक जो इल्ज़ाम है जहांगीर तरीन पर कि उनका किरदार था, ये ज़रूर है कि वो इसका इनकार करते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं इसमें अपना किरदार अदा करूँ। और अभी भी आपने देखा कि किस तरह से खबरें आज चली कि जहांगीर तरीन अगले हफ्ते आसिफ जरदारी से मिलने जा रहे हैं। इस हवाले से मेरी बात हुई है, जहांगीर तरीन साहब बिल्कुल मिलने नहीं जा रहे। और दूसरा ये है कि ना ही वो अभी, चाहे वो गिरफ्तारी की हद तक मामला चले जाएं, ना तो वो अभी किसी और जमात में जाएंगे, ना उनका जाने का इरादा है, ना किसी से उनकी मुलाकातें हुई हैं, ना वो मुलाकातें करेंगे। अभी उनका ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अप्रैल के महीने में। ठीक है उसामा अगर सब आपका मैं तजिया चाहूंगी इस पे। देखिए मेरा ख्याल है कि ये सब जानबूझकर ये फीलर्स छोड़े गए ये जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कि जी वो मखदूम अहमद महमूद से मिले हैं। अब उनसे तो मुलाकात शायद कोई डिनाई नहीं कर रहा और वो साबिक गवर्नर है पंजाब के पीपल्स पार्टी के, आज भी बड़े सीनियर रहनुमा, उनसे रिश्तेदारी भी है, तो मिल रहे हैं। लोधरा से खबरें हैं कि मुलाकातें वो कर रहे हैं, एक्टिव भी हैं। तो मेरी जो इत्तलात है वो ये है कि जिस तरह सदीक जान ने कहा कि अगर जहांगीर तरीन साहब गिरफ्तार होते हैं, वैसे तो मुझे लगता है कि अगर गिरफ्तार हो भी गए तो ज़्यादा अरसा नहीं होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट क्राइम और बड़ा वो देख दाख के सारा कुछ किया जाता है। यहाँ 20-20, 30-30 साल से लोग हैं, इनको भी पता है क्या करना है। जहांगीर तरीन साहब मुखालिफिन पर, यानी जिस तरह आपने देखा कि पनामा लीक्स और उसमें एक्टिव रहे, तो बड़ा सोच समझ कर चल रहे होते हैं। लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने भी अपने पास बहुत सी चीज़ें रखी हुई हैं और वो ये अपने करीबी लोगों को कह रहे हैं कि जी ये सारा कुछ आजम खान और शहजाद अकबर और मेरे खिलाफ जो लॉबी थी उसने किया है। और जब वो यहाँ पाकिस्तान आए थे वो कुछ एश्योरेंसेस पर पाकिस्तान आए थे कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब अगर उनको गिरफ्तार किया गया तो वो बड़े नाराज़ होंगे और ख़ासतौर पर उनके बेटे के हवाले से है कि ये तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाएगी, तो फिर वो भी इन एक्शन आ सकते हैं। उन्होंने भी जवाबी तौर पर कह दिया, तो ये भी इसलिए ऐसे फीलर्स जोड़े जाते हैं। मैं मानता हूँ कि वो पीपल्स पार्टी में अभी नहीं कही जा रहे, 2023 तक हो सकता है कुछ हो जाए, तब तक बहुत वक्त पड़ा है और हो सकता है दोबारा सुलह की तरफ आ जाए, क्योंकि अब भी ये यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत से पहले, ये जो उनकी जीत हुई है सेनेट में, उससे पहले तक दोबारा राबते वगैरह कुछ शुरू हो गए थे और उसमें परवेज खटक साहब ने किरदार अदा किया था। फवाद चौधरी साहब ने भी अभी एक इंटरव्यू में कहा है कि जी व्हाट्सएप पर और इमरान खान और जहांगीर तरीन के राबते हैं, तो इस लिहाज से मामला चल रहे थे। लेकिन अब दोबारा इमरान खान साहब भी कन्विंस हो गए हैं, कुछ एजेंसी की रिपोर्ट भी उनके पास गई, कोई उनके अंडर एजेंसियां आती हैं कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत में इनका किरदार है जहांगीर तरीन का, और वहां से फिर मामला ज्यादा खराब हो गए हैं। तो अब लगता है कि अभी तो ये इसी तरह चलेंगे और हुकूमत की तरफ से प्रेशर होगा, FI इमरान खान साहब के अंडर है, वहां से इन पर प्रेशर बिल्ड होता रहेगा। लेकिन आने वाले वक्त में लगता है अगर गिरफ्तारी हो भी गई तो हमारे अच्छा उसामा गाजी, अगर ये सवाल लोगों के ज़हनों में आएगा कि जिस तरह आपने कहा कि कुछ रिपोर्ट्स गई प्राइम मिनिस्टर के पास कि गिलानी साहब की जीत में किरदार हो सकता है, तो फिर इसको पर्सनल ग्रज कहा जाएगा। अगर ऐसी कोई रिपोर्ट ना होती तो क्या इस तरह ना होता, या ये मेरिट की बुनियाद पे होगा? जो भी, अगर मेरा सवाल समझ रहे हैं ना आप। देखिए अब अगर मेरिट की बुनियाद पर है तो फिर तो ये काफ लीग पर भी उसी तरह आएगा, फिर तो ये खुसरो बख्तियार साहब पर भी उस तरह आएगा, फिर ओमनी ग्रुप पर भी उस तरह आएगा। हाँ। अगर सिर्फ जहांगीर तरीन साहब चले गए सिर्फ अकेले, हाँ। तो वो तो फिर ये आएगा कि एक दो चीजें, एक ये कि जी ये जो सारा मामला चल रहा है इमरान खान साहब नाराज है, दूसरा ये कि ये दिखाने के लिए कि जी हम बड़े देखिए अपने ही बंदे को बिल्कुल हाँ। पकड़ा है, बाकी तो बात की बात उनके खिलाफ चल ही रहे हैं। लेकिन अगर आपकी जो अंदर की खबर है कि वो मतलब अगर तो गिलानी साहब की जीत में किरदार है, ऐसी रिपोर्ट जा चुकी है, तो फिर अपना बंदा तो समझ के नहीं पकड़, एग्जांपल तो सेट नहीं की जा रही ना। इमरान खान साहब उनको
पकड़े ना जो गए, ये भी तो देखे ना जिन्होंने वोट दिया उनके खिलाफ क्या कर लिया है। तो सियासी मसलतें अपनी होती हैं कि उनके खिलाफ फिर एक्शन लें, जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में लिया था, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी, ये भी एक मसला है। अभी तक तो ये है कि इमरान खान साहब ने कहा काबीना में रद्दबदल करनी है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि उनको नाराज भी नहीं कर सकते। तो कुछ मसाइल ये होते हैं, कुछ मसले होते हैं, हुकूमत भी तो चलानी है। अच्छा सिद्दीक, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगी कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ वाकई कोई बाकायदा बहुत बड़ी लॉबी जो काम कर रही है, इमरान खान साहब के साथ उनके ताल्लुकात ऐसे खराब हो गए, या फिर अंदर के कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि उनकी जानिब से भी कहा जाता है कि उनके खिलाफ साजिशी अनासिर बहुत ज्यादा है, साजिशें करने वाला टोला बहुत ज्यादा है, या आपको लगता है कि बस जब मतलब सिर्फ अपने को कवर करने के लिए ऐसी बात कह दी जाती है, या वाकई ऐसा कुछ है? जी मैं सिर्फ एक चीज का इजाफा कर लूं, जो उसामा भाई यानी जहांगीर तरीन के खिलाफ पॉलिटिक्स हुई है या किस किस को तब्दील करना है, लेकिन वो इसलिए रुका हुआ था मामला कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब क्योंकि वो कोविड का शिकार थे, उन्होंने हलफ लेना है, तो इंतज़ार किया जा रहा है कि जैसे उनका कोविड नेगेटिव होगा तो टीम में जो तब्दीलियाँ हैं वो करके और फिर वो हलफ लेंगे, ख़ासतौर पर इतलात और इस तरह के कुछ वजारतों में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं। दूसरी जो आपने बात की जहांगीर तरीन साहब के एंटी ग्रुप की, तो इस वक्त अगर तहरीक इंसाफ और इमरान खान हुकूमत में किसी ग्रुप का राज है तो वो एंटी जहांगीर तरीन है, और जो जहांगीर तरीन साहब के बहुत करीब समझे जाते थे वो भी इस वक्त जहांगीर तरीन साहब के हवाले से पार्टी के अंदर मीटिंग्स में कहीं बात नहीं करते, क्योंकि सब खौफज़दा हैं कि इस वक्त जो जहांगीर तरीन के हवाले से बात करेगा, उनके हक़ में बात करेगा, उनकी साइड लेगा, वो भी जो है वो काफ़ी उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है, उसको वजारत से हाथ धोना पड़ सकता है, उसको जो है वो दूर कर दिया जाएगा। तो इस वक्त जो बहुत करीब समझे जाते थे, तरीन साहब का जो ग्रुप समझा जाता था, वो भी कोई उनके हक़ में उस तरह से ना बात कर रहे हैं, और जो इस वक्त मेन जो धड़ा जो बहुत एक्टिव है वो एंटी जहांगीर तरीन है, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को इस बात पर कन्विंस किया है कि इस वक्त चीनी की कीमतें जहाँ तक गई हैं या जो यूसुफ गिलानी जीते हैं, सब में जहांगीर तरीन का किरदार है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान आपका भी, उसामा गज साहब आपका भी। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।